पूरे बिहार में, पूरे सूबे बिहार में जब से सरकार बदली है, जब से भारतीय जनता पार्टी का इंटरफेरेंस खत्म हुआ है, तब से तो नीतीश जी लगता है कि जंगल राज पार्ट 1 पहले था, बाद में पार्ट 2 हुआ था इनके समय। अब तो ये गुंडा राज हो गया है कि पुलिस जिस दिन 64 का बयान दिलाने जाती है, उस दिन बोलती है कि हाँ मैं वहाँ गया था, विधायक जी बैठे हुए थे और विधायक के बगल में तुलसी राय बैठे हुए थे और वहाँ से मैं इनको तुलसी राय को लेकर के आया। आप बताइए अपहरण का मामला कहाँ से हो जाता है? अगर अपहरण का मामला पुलिस की नज़र में दिखता भी था तो पुलिस मुझे छोड़ के क्यों गई? पुलिस मुझे अरेस्ट करती। खास करके मेरा मुजफ्फरपुर और मुजफ्फरपुर का साहेबगंज पहले से ये आक्रांत जगह रहा है, यहाँ पे क्रिमिनलों का अड्डा रहा है, नक्सलियों का अड्डा रहा है। पहले नक्सली क्रिमिनल गठजोड़ करके कुछ घटनाएं कर दिया करते थे, लेकिन सरकार अच्छी थी इसलिए उस पर अंकुश लगाया जाता था। नमस्कार, मैं मणिभूषण शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर। बिहार में सुशासन की सरकार है, बावजूद इसके मुजफ्फरपुर में अपराध का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र में बीते दिनों पुलिस हिरासत में एक युवक की मौत हो जाती है, जिसके बाद सियासत गर्म है। पूरे तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ साहेबगंज के बीजेपी विधायक राजू सिंह जी हैं। अभी सर, जिस तरह से अपराध का ग्राफ बिहार में बढ़ रहा है, क्या लगता है? नहीं तो बिल्कुल पूरे बिहार में, पूरे सूबे बिहार में जब से सरकार बदली है, जब से भारतीय जनता पार्टी का इंटरफेरेंस खत्म हुआ है, तब से तो नीतीश जी लगता है कि जंगल राज पार्ट 1 पहले था, बाद में पार्ट 2 हुआ था इनके समय। अब तो ये गुंडा राज हो गया है और गुंडे राज में बिहार वासी जीने को विवश हो गए हैं। और बिहार के साथ साथ मुजफ्फरपुर, जो नॉर्थ बिहार की अघोषित राजधानी कही जाती है, इस मुजफ्फरपुर में तो अब लगता है कि हमारे जैसे लोग भी अब यहाँ पे रहना उचित नहीं समझ पा रहे हैं। यहाँ के लोगों का क्या हाल है, जब हम लोग सुरक्षा में चलते हैं, सुरक्षा गार्ड के साथ चलते हैं, तब बाहर निकलने में डर लगता है, तो और लोगों का, आम लोगों का क्या हाल होगा आप इसी से समझ सकते हैं। बिहार में सुशासन की बात करते हैं, मुजफ्फरपुर में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, पुलिस बेबस हो चुकी है अपराधियों के सामने, और आप पर एक मुकदमा होता है तो पुलिस 5 दिनों के अंदर इश्तेहार लेके पहुंचती है। सुशासन तो अब बहुत पुरानी बात हो गई और सुशासन की बात कहना ही अब बेईमानी होगी। आपने खुद इस बात की चर्चा कर दी, इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरे ऊपर जो अभी पुलिसिया कार्रवाई हुई है, आप सबों ने देखा है, पूरे बिहार की जनता देखी है कि किस ढंग से एक अपराधी के साथ में कुछ वाकया होती है और मैं देखता हूँ यहाँ पे कि कुछ गलत हो जाएगा। मैंने पुलिस के वरीय पदाधिकारियों से बताया भी था। और देखिए इस तरह से कि वहाँ पे जब मेरे समर्थक हों, गांव वाले हों, उस अपराधी की पिटाई कर रहे थे, लगा कि अब इसको मार देगा लोग, मैंने अपने गाड़ी में बिठा करके जरूर लाया कॉलेज स्टेज पे। आते के साथ ही मेरी बात यहाँ के डीएसपी से होती है, डीएसपी को मैं बता रहा हूँ कि वो सामने बैठे हुए हैं, पुलिस भेज दीजिए, और यहाँ उसको समझा करके फिर पुलिस आती है, पुलिस को मैं दे देता हूँ। ये बड़ी हास्यास्पद बात है कि पुलिस खुद बयान देती है। मैं आप ही के टीवी चैनल के माध्यम से मैं देखा था कि पुलिस जिस दिन 64 का बयान दिलाने जाती है, उस दिन बोलती है कि हाँ मैं वहाँ गया था, विधायक जी बैठे हुए थे और विधायक के बगल में तुलसी राय बैठे हुए थे और वहाँ से मैं इनको तुलसी राय को लेकर के आया। आप बताइए अपहरण का मामला कहाँ से हो जाता है? अगर अपहरण का मामला पुलिस की नज़र में दिखता भी था तो पुलिस मुझे छोड़ के क्यों गई? पुलिस मुझे अरेस्ट करती। तो निश्चित रूप से या तो सरकार के दबाव में हो, ये पुलिसिया गुंडागर्दी सरकार के दबाव में चल रही है। अभी तक हम लोगों ने 55 साल की उम्र में, यहाँ तो 70-80 साल के लोग भी बता रहे थे कि हम लोग ने आज तक ऐसा नहीं देखा था। तो पुलिस की गुंडागर्दी किस ढंग से मेरे घर पे आकर के किस तरह से तबाह किया गया, किस तरह से लोगों को परेशान किया गया, कुछ लोगों को पकड़ करके हाजत में रखा गया, और पूरे 1 महीने लगता था जिस तरह से कि कोई बहुत बड़ा आतंकवादी हो, उस तरह से यहाँ पे ढोल नगाड़े बजा करके वो इश्तेहार चिपकाए गए, घर तोड़ देंगे, ये करेंगे। जनता सारी देख रही है, पब्लिक देख रही है, सरकार के करतूत के साथ साथ सरकारी गुंडे के करतूत को भी। अब एक पुलिस हिरासत में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, उसको लेके क्या कुछ कहेंगे? ये सब उसी का नतीजा है। देखिए पूरे बिहार में मैं कहता हूँ जो पुलिसिया गुंडागर्दी सिर्फ इसलिए बढ़ी है और लोग परेशान सिर्फ इसलिए हैं, और उसमें खास करके मेरा मुजफ्फरपुर और मुजफ्फरपुर का साहेबगंज पहले से ये आक्रांत जगह रहा है, यहाँ पे क्रिमिनलों का अड्डा रहा है, नक्सलियों का अड्डा रहा है। पहले नक्सली क्रिमिनल गठजोड़ करके कुछ घटनाएं कर दिया करते थे, लेकिन सरकार अच्छी थी इसलिए उस पर अंकुश लगाया जाता था। लेकिन जब से सरकार फिर से जंगल राज के साथ में समझौता कर लिए, नीतीश जी जब से समझौता कर लिए, उस समय से अब 3 गठजोड़ चल रहा है। मैं अपने क्षेत्र में देख रहा हूँ, नक्सली तो लगभग गायब है, लेकिन नक्सली क्रिमिनल के साथ साथ पुलिस गठजोड़, अपराधी और पुलिस गठजोड़ के कारण आप देखिए कि किसी भी थाने पे आप चले जाइए, अगल बगल में
यहाँ पारू थाना है, इसके बाद में साहेबगंज थाना, इन सब थानों पर जाइए, देखिए अभी भी कोई न कोई अपराधी बैठा होगा जिसके इशारे पे कोई FIR होगा या नहीं होगा। जब अपराधी थाने को चलाने लगेगा तो क्या होगा? अपराधी को तो कहीं ना कहीं से पैसे चाहिए, तो कुछ पैसे तो दलाली से आ जाते हैं और वो गलत काम करवाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, मैंने सीनियर SP को, यहाँ के DSP को, सबको बताया, साहेबगंज में एक जगह है माधोपुर हजारी, वहां पे पिछले सालों में लगभग हमको लगता है कम से कम 2-4 करोड़ से ऊपर के ज्यादा की छिनतई हुई है। वहां एक गिरोह गैंग चल रहा है जो पूरे बिहार में उसका सदस्य काम करता है। सोना का बिस्कुट दिखाकर, सोने के सिक्के दिखाकर के लोगों को लालच में लाता है कि आधे दाम में देंगे, बेचना है। और जब व्यापारी यहाँ आते हैं 10 लाख 20 लाख 25 लाख लेकर के, तो क्या करता है कि उनको के साथ जब सोना दिखाता है और पैसा लेता है, 10-20 लोग आते हैं, STF मैं STF हूँ, उसको पिटना शुरू कर देते हैं। वो बेचारे व्यापारी जान बचा करके वहां से भागते हैं। कुछ लोगों ने तो हिम्मत जुटाया, मेरे पास में आया, मैंने थाने भेजा, DSP के यहाँ भेजा। जब वो थाने पे जाते हैं तो थानेदार बोलता है कि काहे के लिए केस कीजिएगा, क्रिमिनल है, बदमाश है, आप बाहर से आकर के क्या कीजिएगा। जब सीनियर से बात होती है, सीनियर लोग बताते हैं कि इसमें तो क्या होगा, 95 लगेगा। मतलब किसी न किसी रूप में इस केस को दबा देना, ऐसे जगहों को दबा देना पुलिस। और बाद में मैंने पता किया आखिरकार पुलिस ऐसा क्यों कर रही है। पता चला कि वो लोग बड़ी ईमानदारी से गलत काम करते हैं और उसका 30% रुपया जो है पुलिस के पास पहुंचा देते हैं। अगर वो 50 लाख लुटते हैं तो 15 लाख रुपया उसी दिन पहुंचा देते हैं। तो ये अपराधी पुलिस का जब भी गठजोड़ होगा तो क्राइम करवाएंगे यही अपराधी जो थाने पर बैठते हैं, जो गुंडों के सरदार हैं, वो क्राइम करवाते हैं। और क्राइम करवाने के बाद में पुलिस को तो किसी न किसी को उस क्राइम में पकड़ के जेल भेजना होता है। तो पुलिस क्या करती है कि उन्हीं से पूछती है कि कौन से लोग हैं जो आप लोगों को इन कामों में डिस्टर्ब करते हैं। और पुलिस क्या करती है कि वैसे लोगों को नामजद करके, वैसे लोगों का नाम करके और उसको भेजती है। उसी का नतीजा हुआ है देवरिया वाला कांड भी। ये देवरिया के बच्चे नौशाद का मैंने एक स्टेटमेंट अभी सुना है आप ही लोग के माध्यम से। नौशाद बोल रहा है कि पीट पीट के बोल रहा था किसी का नाम ले लो। और इन नौशाद वगैरह के बारे में भी, तीनों बच्चे के बारे में वहीं के गुंडा जो है बताया, गुंडा साथ में जाता है रेड करने और रेड करके लाता है। लाने के बाद में उसकी पिटाई उस तरह से बेरहमी से की जाती है। वो बोल रहा है कि मैं तो बताया पुलिस वाले को कि अगर मुझे किसी का नाम पता होता और मैं उसमें रहता तो मैं इतनी पिटाई क्यों खाता, मैं बता नहीं देता कि हाँ मैं था उसमें, फिर क्यों मार रहे हैं। और मारते मारते किसी को मार दिया जाता है। ये तो गुंडागर्दी का अंत हो गया है। लेकिन साहेबगंज, याद कीजिए जब आपातकाल था हिंदुस्तान में तो बिहार उसका अग्रणी बना था। बिहार से JP आंदोलन शुरुआत हुई थी और JP आंदोलन के शुरुआत में साहेबगंज की अग्रणी भूमिका थी। तो ये जो अभी चल रहा है आपातकाल की जैसी स्थिति बनी हुई है, और बिहार को बदलने के लिए साहेबगंज से बहुत जल्द एक आवाज निकलने वाली है जो पटना की धरती को हिलाकर रख देगी। वैशाली से चुनाव लड़ने की चर्चा तेज हो गई है एक बार फिर। देखिए, लोग तो बहुत दिनों से इसकी चर्चा कर रहे हैं और मैं हमेशा लोकतंत्र जनतंत्र में विश्वास करने वाला लोग हूँ, लोगों की सेवा करता रहता हूँ। तो लोग जरूर अपने अपने चहेते नेता के बारे में अपनी बात को करते हैं। अब मैं इसको नहीं बता सकता कि कितने % यहाँ पे लोग मेरे चहेते हैं जो इस तरह की चर्चाएं चल रही है, लेकिन आप ही लोगों के द्वारा और लोगों के द्वारा बातें आती है, लोग यहाँ भी आकर के बताते हैं। निश्चित रूप से पार्टी अगर हम पे विश्वास जताती है तो लोकसभा लड़ूंगा भी और जीतूंगा भी। पिछले दिनों मुजफ्फरपुर पुलिस पर आपने गंभीर आरोप लगाया था कि पुलिस आपकी हत्या करवाना चाहती है। मैं आज भी बता रहा हूँ, ये जैसे ही ये पुलिस और गुंडों का जो गठजोड़ है, यहाँ के गुंडों चाहे किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हो, किसी जाति से बिलोंग करते हो, मेरी लड़ाई हमेशा यहाँ पे 2003 से मेरी गुंडों के खिलाफ हुई है। चाहे उसमें मेरा स्वजातीय रहा हो तब, चाहे किसी जाति के गुंडे रहे हो तब। अब ये जो है पुलिस और गुंडे जब गठजोड़ हो गई है, पुलिस सरकार के दबाव में हो या किसी तरह से हो, मैं नहीं कह सकता कि कैसे कर रहे हैं, लेकिन पुलिस आप देखें किस ढंग से मुझे अरेस्ट करना, मेरी कुर्ती जब्ती करवाना, मेरे पीछे अन्य राज्यों में छापा मारना, दिल्ली घर पे जाना, मेरे संबंधियों के यहाँ जाना, मेरे सारे कर्जकर्ताओं के यहाँ जाना, कर्जकर्ताओं पे लाठी चार्ज करना, इन सब चीजों में जब वो मुझको नहीं पकड़ पा रहे हैं, अपने गिरफ्त में नहीं ला पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सरकार को खुश करने के लिए कहीं न कहीं ये गुंडों के साथ मिल करके और मेरी हत्या की साजिश रच रहे हैं। अगर मेरे ऊपर कुछ होती है तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, इसका पूरा उदाहरण है। 1 महीने हो गए हाई कोर्ट से मुझे स्टे मिला था और 1 महीने के बाद भी इन लोगों ने मुझे गार्ड नहीं भेज रहा था। वो तो संजोग है कि आप लोग इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आप लोगों के द्वारा मीडिया पे कहीं ना कहीं चलाया गया
तो उसके बाद में जाकर के मुझे 2 गार्ड भी भेजा गया है। उसमें भी तीसरा गार्ड जिसको भेजा गया था, जो खुद से आना चाह रहा था, अभी पता चला है कि उसको इन लोगों ने उसके ऊपर कार्रवाई कर दिया है कि तुम बिना पूछे कैसे चले गए, जबकि मेजर ने उसका पोस्टिंग किया था। तभी मेरे पास 2 गार्ड हैं। तो इनकी मंशा दर्शाती है कि किसी न किसी रूप में मेरी हत्या कराना चाहते हैं। तो जैसा कि आप सुन रहे थे कि यहाँ बिहार में सुशासन नहीं बल्कि अपराधी को पुलिस ही संरक्षण दे रही है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट।